उर्दू नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा ठहरा की तीसरी किस्त। वो गाड़ी गली के नुक्कड़ पर खड़ी करता बाहर निकल के गाड़ी का लॉक चेक कर चुका था, क्योंकि आगे तंग गलियों में गाड़ी का जाना नामुमकिन था। वो चलता हुआ इन तंग गलियों से गुजर रहा था, जिसके दोनों साइड्स पे बने छोटे छोटे घरों में बड़ी बड़ी और हकीकी खुशियां बसती थीं। दो तीन तंग तंग गलियां मुड़ते वो अपनी मतलूबा जगह पर आ गया था। वो एक छोटा लेकिन बोसीदा सा टीन का दरवाज़ा नाक करता इसके मकीन के आने का इंतज़ार करते सोचने लगा कि बज़ाहिर इस खस्ता हाल और छोटे से घर का मकीन इतना परहेजगार, नेक और ख़ूबसूरत था कि बार बार यहाँ आने को दिल करता था। और आज फिर वो यहाँ शायद सुकून के चंद पल लेने आया था। अरे एहसन बेटा, तुम आओ, आ जाओ। वो अपनी सोचों में गुम था। ज़ैनब बी की आवाज़ पे चौंका और मुस्कुराते हुए झुककर दरवाजे से अंदर आ गया। वो अंदर आया तो ज़ैनब बी के गले लगते हुए इसे महसूस हुआ जैसे वो रूह तक पुरसुकून हो गया हो। एक अजीब सी कशिश थी जो इसे बेसाख्ता इस दर तक खींच लाती। वो जब भी बेबस होता तो सबसे पहले ज़ैनब बी के पास ही आता, जिनकी गोद में सर रखे आंसू बहाते वो पुरसुकून हो जाता। आज इतने दिनों बाद अपनी ज़ैनब बी की याद आई। ज़ैनब भी शिकवा भरी नज़रों से इसे देखती फिर अपने हुजरे में आई। ज़ैनब भी, आपने भी तो याद नहीं किया, मैं कैसे आ जाता। ज़ैनब भी कमरे में मौजूद मिट्टी के छोटे से मटके से पानी डालती मुस्कुराते हुए गिलास इसे थमा गई। एहसन, मायूसी कुफ्र है बेटा। ज़ैनब भी एहसन के लाए हुए सेब इसे काट कर देती हुई बोली। एहसन, जो अपनी सोचों में गुम था, ज़ैनब बी की बात पे इनके सामने टूटे फूटे फर्श पर घुटनों पर सर रख दिया। वो हैरान था कि कैसे ज़ैनब भी हमेशा बिना पूछे इसके दिल का हाल जान लेती हैं। क्या इन्हें वाकई हर किसी के दिल तक इतनी रसाई है, या ये करामात सिर्फ किसी के लिए थी। नहीं, ज़ैनब भी शायद किसी को भी सिर्फ देख के ही दिल का हाल जान जाती। वो कदमों की चाप पे ही समझ जाती कि कौन सा कदम कितना शिकस्त खुर्दा है, और ये वस्फ सिर्फ ज़ैनब भी में ही हो सकता है। एहसन, एक ही लड़की पे आपकी दुनिया ख़त्म तो नहीं हो जाती। ज़ैनब बी ने प्यार से एहसन की बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। तो उसने सर उनके घुटनों से उठाया, इन्हें देखा तो इसकी आंखों में वाज़ा मोती चमक रहे थे। ज़ैनब बी, हो जाती है ख़त्म, हो जाती है ख़त्म, जब सिर्फ एक शख्स ही आपकी ज़िंदगी हो। बेताब आंसू इसकी आंखों से बह निकले। क्या कहा इसने? इसे मेरी मोहब्बत ड्रामा लगती है। ज़ैनब बी, क्या मोहब्बत ड्रामा होती है? क्या मोहब्बत करना मेरा जुर्म है? इसे मेरी मोहब्बत पे शक क्यों है ज़ैनब बी? क्यों इसने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों? रोते रोते एहसन की हिचकी बन गई। वो रो रहा था, बेतहाशा रो रहा था। एहसन बच्चा, ज़ैनब बी ने इसका चेहरा अपने हाथों में लेते प्यार से समझाना चाहा। इस कायनात की तख्लीक ही मोहब्बत पे की गई है। मोहब्बत कायनात का सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत एहसास है। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, इसका कोई दूसरा नाम नहीं। ना ड्रामा, ना ढोंग, और ना ही कोई और ना ही मोहब्बत करना जुर्म है। मोहब्बत सोच समझ के, जान बूझ के या इरादतन तो नहीं होती, ये तो बस हो जाती है। कोई एकदम से बहुत अचानक राह चलते हुए आपका दिल का मुकय्यन बन जाता है, आपके दिल की दुनिया में क़यामत बर्पा कर जाता है, और आपके दिन रात, एहसासात, ख्यालात, जज्बात सभी आपके दिल के ताबे हो जाते हैं। आपको हर तरफ जुगनू, रोशनियां और सितारे टिमटमाते नजर आते हैं। बहुत कम खुश नसीब होते हैं जिन पे मोहब्बत की देवी कुर्बान होती है। लेकिन लेकिन क्या ज़ैनब बी? एहसन ने बरसती आंखों के साथ ज़ैनब बी से पूछा, तो ज़ैनब बी ने इसके दोनों हाथ पकड़ लिए। लेकिन मोहब्बत टूट जाती, बिखर जाती, रोती, तड़पती, मातमकुना होती है जब महबूब सख्त दिल हो जाता है, आपकी मोहब्बत को पैरों तले रोन देता है, आपके सच्चे खरे और बेमोल जज्बों को कुचल देता है, आपके खूबसूरत ख्वाब, ख्यालात और एहसासात का महल किरची किरची कर देता है, आपकी खुशियों, राहतों को अजियत में बदल देता है, आपके दिल का चैन और रूह का सुकून बर्बाद हो जाता है जब महबूब एक भी निगाह उल्फत डाले बगैर आपकी आंखों को समुद्र बनाकर चला जाता है। तो आप बिना पानी के मछली की तरह तड़पने लगते हैं, न जी सकते हैं, न मर सकते हैं।
अजियत की भट्टी में जलने लगते हैं। आपका सुकून ख़त्म हो जाता है। जिंदा लाश बने दुनिया के सामने हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन आपका दिल खून के आंसू रो रहा होता है। आपका दिल बंजर वीरान बन जाता है, जहां दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं होती। एहसन को अपने हाथों में नमी महसूस हुई तो इसकी नज़र अपने हाथों से होते हुए ज़ैनब बी पे जा ठहरी। लड़ी दर लड़ी आंसू इनकी आंखों से बहते एहसन के हाथ को भिगो रहे थे। इसे महसूस हुआ जैसे ये दर्द इसके और ज़ैनब बी के अंदर का दर्द है, जो अल्फाज की सूरत में इनके मुंह से अदा होते हुए आंसू बने आंखों से बह रहा है। रोते रोते इनकी हिचकी बन गई। ज़ैनब बी। एहसन ज़ैनब बी के गले लगता इन्हें जोर से भेजते जोर जोर से रोने लगा। इसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। एहसन बच्चे। काफी देर आंसू बहाने के बाद ज़ैनब बी ने इसे खुद से अलहदा किया और अपने आंसू दुपट्टे से साफ किए। एहसन को रोने दिया। काफी वक्त खामोशी की नजर हुआ तो एक बार फिर ज़ैनब बी सिलसिला कलाम शुरू करती बोली, तो फिर सुकून कहां से आए? हया, हया, बेटा एक कप चाय तो पिला दो, काफी सर दर्द है। अबरू जो सीढ़ियों पे बैठी अपने सामने नोट्स खोले असाइनमेंट बना रही थी, इसने चौंक कर बाबा को देखा, जो इसे इग्नोर किए हया को चाय का बोल रहे थे। हालांकि इन्हें चाय सिर्फ अबरू के हाथ की पसंद थी। इसके दर्द से दिल की एक ठेस सी उठी। बाबा। जी बाबा, अभी बनाती हूँ। हया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती बोली। हया तुम बच्चों को पढ़ाओ, मैं बना देती हूँ। हया उठने लगी तो अबरू इसे कहती फौरन किचन में चली गई। थैंक यू आपी। चलो बच्चों, जल्दी काम फिनिश करो। सैयदा मानो फाहद के साथ मार्केट तक गई थी। आ जाओ। इजाज़त मिलने पर वो अंदर आई तो बाबा कुर्सी से टेक लगाए आंखें मूंदे पेशानी मसल रहे थे। बाबा। अबरू ने इनकी पेशानी पे हाथ रखा तो जैसे रूह तक शांत हो गए। अबरू। बाबा इसका हाथ हटाते बोले तो इसने टैबलेट और पानी इनके सामने कर दिया। बाबा टैबलेट। जमान अहमद खामोशी से गोली निगलते गिलास इसे थमा गए। जिसे अबरू तपाई पर रखती इन्हें चाय पकड़ाने लगी। थैंक यू। बाबा, आप नाराज हैं मुझसे? होना भी चाहिए। मैं आपकी बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हूं ना। मैं हमेशा आपको परेशान करती हूँ, आपको हर्ट करती हूँ। बाबा, मैं बहुत बुरी हूं ना। अबरू। अबरू जो बाबा की चेयर के साथ बैठी रो रही थी, बाबा इसे गले लगाते बेड पर आ बैठे। अबरू, मेरी जान, मेरी शहजादी, मेरी परी, बाबा आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं है। कोई अपने आप से भी भला नाराज हो सकता है? बाबा ने इसे बाहों के घेरे में लिए इसका चेहरा उठाए आंसू साफ करते पेशानी चूमते हुए कहा तो अबरू और ज्यादा रोने लगी। बाबा आप बहुत अच्छे हैं, दुनिया के बेस्ट बाबा। आई लव यू बाबा। आप भी दुनिया की बेस्ट बेटी हो बेटा, जिस पे हमेशा अपने बाबा को फख्र होता है। आई लव यू टू जान। बाबा इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते हुए बोले तो अबरू ने बाबा के हाथ चूम लिए। बाबा आई एम सॉरी। शिश। बाबा ने उंगली इसके होंठों पर रख दी। बेटियां सॉरी नहीं करती जब तक इनकी गलती ना हो। अब मेरी परी हंस कर दिखाए। अबरू मुस्कुरा दी। यस, दैट्स माई गर्ल। वो बाबा के गले लगे खुद से अहद कर चुकी थी कि वो कभी भी बाबा को शिकायत का मौका नहीं देगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर से गुजरती मामा ये मंजर देखकर मुस्कुरा दी, क्योंकि वो भी बाप बेटी की नाराजगी पे खफा थी। अबरू बेटा आ जाओ, ये सामान किचन में रखो और खाने की तैयारी करो। उफ, जालिम समाज मामा एक बार फिर बाप बेटी की प्यार में आ टपकी। अबरू की बात पर बाबा का फलक शगाफ कह कहा पड़ा और अबरू भी मुस्कुराते हुए बाहर निकल आई। मम्मी, बाबा। बीना बेगम और महरोज सुल्तान लान में रखी केन की बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश चेयर्स पर बैठे जूस पीते हलाते हाजरा पर बातें कर रहे थे कि जफर को देखा, जो चेयर पर बैठा दोनों पांव अपने सामने मेज पर रखे अपनी गोद में लैपटॉप खोले मसरूफ अंदाज में इनसे मुखातिब था। जी बेटा, दोनों यकजुबान बोले तो जफर लैपटॉप मेज पर रखे टांगे नीचे करता सीधा होके बैठ गया। बाबा, आप सजावल महमूद को जानते हैं ना, मेरा बहुत अच्छा कुलीग। महमूद साहब जो आजकल सियासत में बहुत चमके हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। इनका एक ही बेटा है ना? महरोज सुल्तान ने वजाहत देते हुए पूछा। जी बाबा।
सजावल इनका इकलौता बेटा है, डॉक्टर है। बाबा, वो लोग आशु के लिए प्रपोजल लाना चाहते हैं। सज्जी की मामा को आशु किसी पार्टी में पसंद आ गई है। वो आशु को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। कब से सज्जी को मुझसे पूछकर बताने का कह रहे हैं। फैमिली तो बहुत अच्छी है, एक ही बेटा है उनका। क्या कहती हैं बीना बेगम? महरोज साहब ने इनसे तायीद चाही तो वो फौरन बोली, जी। मिसेस महमूद से मेरी और आशु की मुलाकात शगुफ्ता बेगम के घर पार्टी में हुई थी। बहुत अच्छी और सुलझी हुई खातून है। लेकिन आशु तो अभी पढ़ रही है। डॉक्टर बनना इसका ख्वाब है। मम्मी, सज्जी भी तो बहुत अच्छा लड़का है। हमारी आशु को बहुत खुश रखेगा। और पढ़ाई का क्या? वो शादी के बाद भी पढ़ती रहेगी। इसे कोई रोक टोक तो नहीं होगी। तो फिर किस दिन बुला लेने घर? जफर ने वजाहत देते हुए इजाज़त चाही। नहीं, अभी नहीं। मैं पहले आशु से बात करूंगा। जिंदगी इसने गुजारनी है और फिर वो को एजुकेशन में भी पढ़ती है। क्या पता इसने किसी को सोच रखा हो। इसे अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का हक है और ये हक मैं अपनी बेटी से कभी नहीं छीनूंगा। आखिरी फैसला मेरी बेटी का ही होगा और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे कभी गलत फैसला नहीं करते। महरोज सुल्तान के अपने बच्चों पर इस कदर प्यार और मान पे बीना बेगम निहाल हो गई। उन्होंने कभी भी सिकंदर, जफर और आशु में कोई तफरीक नहीं की थी और इनकी यही आदत थी कि वो तीनों भी बाबा पर जान देते थे। जी बाबा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, जफर ने कहा और तीनों खुशगप्पियों में मसरूफ हो गए। सिकंदर नहीं आया? वो आउट ऑफ सिटी है बाबा। कल बात हुई थी, 2-3 दिनों में आएगा। फिर इसकी फॉरेन डेलीगेशन से मीटिंग है। अल्लाह मेरे बेटे की मोहब्बत में रंग ले आए और ऐसे ही रंग इसकी ज़िंदगी में बाहर बन के आए। मैं चाहते हुए भी इसे वन खोल से ना निकाल पाया। हमारी इतनी मोहब्बत भी इसकी ज़ात के बिखरे टुकड़ों को ना समेट पाई, इसकी जनूनियत को ख़त्म न कर पाई। बाबा, जफर ने आगे बढ़कर इनके हाथ पे हाथ रखा। जफर, क्यों? इसके लिए हमारी इतनी मोहब्बतें नाकाफ़ी हैं? क्यों नहीं इसकी नफरत ख़त्म होती? मेरा पहला लफ्ज़ भी इसे समझाना। वो अब तक इन 4 सालों में जी रहा है। मैं और तुम्हारी मामा ने 28 साल इसे मोहब्बत देना और करना सिखाया और वो 4 साल नहीं भूला। अभी तक इसकी 4 साल की नफरत और जनूनियत हमारे 28 साल के प्यार से जीत रही है। क्यों? वो जो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके अंकल को मिलने की खुशी में आया था, गाड़ी बाहर खड़ी थी, इसे जल्दी ही वापस भी जाना था। वो इन्हें लान में बैठे देखकर वहीं आया। इन तीनों की पुश्त इसकी तरफ थी। अंकल की बातें, प्यार, सिकंदर को इनके आंसू कतरा कतरा अपने दिल पर गिरते महसूस हुए। वो दबे पांव वापस मुड़ता, अपने बेजान होते वजूद को संभालता गेट से निकल गया। भाई, भाई, सिकंदर भाई। आशु जो अभी अभी सीढ़ियां उतर रही थी, सिकंदर को देखते इसके पीछे भागी। आशु के गेट पर पहुंचने तक सिकंदर गाड़ी जन से ले उड़ा। आशु, क्या हुआ? कौन था? जफर इसके ऊंचा ऊंचा बोलने पर इस तक आया, जब तक मम्मी पापा भी आ गए। कौन था आशु? सिकंदर भाई। क्यों चले गए वो? आशु फूले सांस के साथ बोली। सिकंदर? इन तीनों को अपने पैरों तले जमीन से रखती हुई महसूस हुई। जफर को होश आया तो वो फौरन पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा और गाड़ी गेट से बाहर लाकर फुल स्पीड पे छोड़ दी। इसका रुख सिकंदर मंजिल की तरफ था। सब कुत्ते किसी काम के नहीं हो किसी काम के। कोई हक नहीं है तुम लोगों को जिंदा रहने का। जरमीन शेख अपने फार्म हाउस पे 3 बंदों को बेल से मारती ऊंचा ऊंचा चीख रही थी। बीबी जी, माफ कर दो हमें। बीबी जी। वो तीनों माफी मांग रहे थे। इनके हाथ पांव बांधे गए थे। माफ कर दूं? मैं माफ कर दूं? जरमीन शेख अपने ऊपर भौंकने वाले कुत्ते को भी गोली से उड़ा देती है। तुम लोगों से तो गुनाह कबीरा सरजद हुआ है। एक छिटाक भर की लड़की तुम लोगों के हाथ ना आ सकी, हरामखोरो। जरमीन की बेरहमी से वो तीनों अदमुए एक तरफ लुढ़क गए। इनके जिस्मों से खून रिस रहा था। जरी, वो जो पिस्टल ताने इनको निशाना बनाने लगी थी, जारून ने आगे बढ़ते हुए इससे पिस्टल छीन ली। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? जारून ने इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा तो वो अपना आप एक झटके से छुड़वाती चीखी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ पागल। दो मेरी पिस्टल। कोई हक नहीं इन हरामजादों को जिंदा रहने का। बोझ है ये इस जमीन पे। आज मैं ये बोझ भी उठा देती हूँ। वो जारून से पिस्टल लेने के लिए गुत्थम गुत्था हुई तो इसने पिस्टल पूरे जोर से दीवार पर मार दी। तुम
चुप, एकदम चुप। अगर एक लफ्ज भी बोली तो मैं थप्पड़ लगा दूंगा। जारून ने उंगली उठाकर बान किया। बेला, जिमी और शिरजीत भी अंदर आ चुके थे। जरी, वो तीनों दौड़ते हुए इस तक आए। इसके बाल बिखरे हुए थे, मुट्ठियां गुस्से से भिंच कर रह गई थीं। जरी, बहुत बुरा किया अब्दुल जमान ने तुमसे। मुझ पे हाथ उठाया ना, सो कॉल्ड मौलानी, हाथ काट दूंगी उसका। तुम्हारी नाम निहाद इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी। आग लगा दूंगी इस दुनिया को अगर 2 दिन के अंदर अंदर मुझे वो बिच ना मिली तो। जरी इन चारों को देखते गुस्से से चीखी तो जिमी आगे बढ़कर इसे बाजुओं के घेरे में लेते हुए बोला, डोंट क्राई बेबी, ऐसा ही होगा। अब्दुल को हिसाब तो चुकाना पड़ेगा, बट जस्ट चिल फॉर नाउ। यू नो बेबी, शिरजील आज रात पार्टी दे रहा है, खूब हल्ला गल्ला होगा, जारून ने बताया। एंड बेबी, वो आमिर जहूर कब से तुमसे मिलने के लिए बेचैन है, इसका भी तो कुछ एहसास कर लो। बेला आंख दबाते हुए बोली। तो सबका मुश्तरका कहकहा पड़ा। हाँ यार, इस बेचारे को भी कुछ टाइम देना होगा, कब से पैगाम भेज रहा है। जरी आंख मारती इतरा कर बोली। चलो यार चलें, मुझे पार्लर भी जाना है, बहुत बुरी हालत हो रही है। जरी ने भगदड़ मचाई तो चारों रूम से निकल गए। अफसोस, ये चारों एलीट क्लास के बिगड़े हुए बच्चे थे, जिनके लिए नाजायज़ काम जायज़ और हराम चीज़ हलाल होती है, जिनके लिए ज़िंदगी सिर्फ थ्रिल है। व्हाट द हेल इज दिस? बार बार नंबर मिलाने पे सिकंदर का सेल ऑफ मिला तो जफर ने जोर से स्टीयरिंग पे मुक्का मारा। तेज रफ्तारी के बायस कई बार इसका एक्सीडेंट होते होते बचा। बादलों की जोरदार गरज हुई और साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई तो मजबूरन जफर को गाड़ी की रफ्तार कम करनी पड़ी और इसे दूर सड़क के किनारे फुटपाथ पर एक वजूद बैठा नजर आया तो जफर को पहला ख्याल सिकंदर का ही आया। सिकंदर? जफर ने इसके सामने बैठते हुए कंधों से थामे इसे देखा, जिसकी आंखों से बहते आंसू बारिश के कतरों में मिलकर इन्हें बेमोल कर रहे थे। लेकिन जफर इस एक एक आंसू को पहचानता था। वो दोनों मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। शाह? इससे पहले कि जफर कुछ बोलता, सिकंदर इसका हाथ झटकता दूर जा खड़ा हुआ। क्यों आए हो यहाँ, क्यों? सिकंदर, बाबा सिर्फ, नहीं हूं मैं तुम लोगों के प्यार के काबिल, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। शाह, चलो घर, बहुत बारिश है, बीमार हो जाओगे। तुम जाओ। शाह, अब की बार मैं गया तो तुम हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। आई डोंट केयर। शाह, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, इन लोगों की भी नहीं जिन्होंने एक उम्र लगा दी तुम पर, तुम्हें अपने सगे बच्चों से भी बढ़कर चाहा। इनके मुंह से हमेशा हमारे 3 बच्चे हैं की गर्दान सुनी। तुम्हें अपनी आगोश में लिए जमाने के सर्दो गर्म से बचाया, हमेशा घर के बड़े बेटे का मान दिया। इनकी भी परवाह नहीं है। जफर इसकी बेरहमी पे इसे झंझोड़ता हुआ बोला। बादल जोर से गरजे और बारिश ने तूफान का रुख इख्तियार कर लिया। इन्हीं की वजह से तो मैं जिंदा हूं। इनके प्यार का एहसान कभी नहीं चुका सकूंगा। इनके प्यार के एक एक लम्हे का कर्जदार हूं मैं। लेकिन लेकिन वो 4 साल ही तो मैं नहीं भूलना चाहता, जो लाव की तरह मेरे अंदर पक रहे हैं। पल पल आग में जल रहा हूं मैं। ये तूफानी बारिश देख रहे हो ना, ये भी इस आग को बुझाने में नाकाम है। ये आग तभी बुझेगी जब तक इसको लगाने वाले खुद इसमें जल नहीं जाते। तब तक ये अजियत मुझे होती रहेगी, जब तक मैं इन्हें इस अजियत में देख नहीं लेता। जफर को इसकी तरफ देखते हुए खौफ महसूस हुआ, जिसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से लाल अंगारा बनी हुई थीं। वो समझाने की पोजीशन से बहुत दूर जा चुका था। वो खुद से तो क्या, शायद पूरी दुनिया से नाराज था। बारिश की वजह से इक्का दुक्का गाड़ी गुजर रही थी। शाम के साए पूरी आबोताब से अपने पर फैला चुके थे। चलो। काफी देर बाद सिकंदर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला। चलो मेरी गाड़ी में ही आ जाओ। जफर ने कहा तो वह अस्बात में सर हिलाता बैठ गया। जफर ने भी ड्राइविंग सीट संभालते शाह के ड्राइवर को कॉल करके इसकी गाड़ी ले जाने का कहा। ड्राइवर गाड़ी ले जाएगा, जफर ने मोबाइल डैशबोर्ड पर रखते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेरे घर चलो। काफी देर छाई खामोशी को शाह की आवाज ने तोड़ा। जफर बात किए बिना इसकी बात पर अमल कर गया। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते वो शाह के इस महल के अंदर आ गए। वो दोनों शाह के बेडरूम में आए तो इसने अलमारी से अपना एक खूबसूरत ड्रेस निकाल कर इसे दिया। चेंज कर लो। जफर खामोशी से ड्रेस लेता वॉशरूम चला गया। वो चेंज करके निकला तो सिकंदर भी अपना ड्रेस लिए वॉशरूम में घुस गया। जफर सोफे पे बैठा गरम गरम काफ़ी पीने लगा, जो फरीद अभी अभी रख के गया था। जब शाह टावल से बाल साफ करता वॉशरूम से निकला। वाओ, कॉफ़ी! फरीद बिना बताए ही जान जाता है कि मुझे किस वक्त किस चीज़ की तलब है।
शाह टावल बेड पे फेंकता मुस्कुराता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होते हुए बोला, जबकि दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। जफर, तुम्हें पता है कि मुझे मनाना नहीं पसंद। तो अपने इस मुंह को ठीक करो। काफी देर बाद शाह अपने बाल बनाता, खुद पे परफ्यूम का अच्छा खासा छिड़काव करता, कंधों पे खूबसूरत चादर रखे, इसके साथ सोफे पे बैठते कॉफी का कप पकड़ते हुए बोला। तो जफर ने इसे देखा, जो काले रंग के कुर्ता शलवार में अपने चौड़े कंधों पे चादर रखे, जो वो हमेशा ही कुर्ता शलवार पहनने के बाद रखता था, बालों में जेल लगाए, खूबसूरत चमकती आंखों जिनमें अब भी हल्की लाली का निशान बाकी था, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए अपनी बेपनाह सफ़ेद रंगत के साथ नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रहा था। बिलाशुबा वो मुकाबिल के चारों शाने चित करने का कमाल रखता था। बहुत बुरे हो तुम, जफर हार मानते हुए बोला, क्योंकि इसे पता था कि शाह इसे अगले जन्म तक भी नहीं मनाएगा। वो ऐसा ही था। नो डाउट, आई एम टू बैड। चलो, अंकल आंटी वेट कर रहे होंगे। शाह कॉफी खत्म करता खड़ा हो गया। क्या देख रहे हो भाई, मैं भी साथ जा रहा हूं, शाह इसके हमन्नक बने चेहरे को देखते हुए बोला। तो दोनों मुस्कुराते हुए पोर्च में खड़ी जफर की गाड़ी में बैठ गए। इसकी गाड़ी भी जमाल ड्राइवर ले आया था। अंकल आंटी पूछे तो खामोश रहना, मैं बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी, सो जाना पड़ा। शाह हाथ बढ़ा के सॉन्ग चलाते हुए बोला। बहुत कमीने हो। हाँ, और भी जो जो अलकाबात मेरी शान में है बता दो। शाह हंसते हुए बोला तो जफर ने इसके कंधे पर इस कदर जोर से मुक्का रसीद किया कि इसका अपना हाथ दुखने लगा, लेकिन शाह को जरा भी परवाह न हुई। पत्थर हो पूरे जल्लाद, जफर इसके हंसने पर इसे घूरता हुआ बोला। हल्की हल्की बारिश अब भी हो रही थी। बातों बातों में गाड़ी सुल्तान विला के पोर्च में जाकर रुकी। शायद नवाज रजा मीर, जो स्टडी रूम में बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे, उन्होंने आवाज पे दरवाजे की तरफ देखा। हाँ हाँ जहांजेब मियाँ, आओ आओ। किताब और ऐनक एक तरफ रखी और अपने साथ सोफे पे जहांजेब के लिए जगह बनाते हुए बोले। क्या पढ़ रहे थे भाई साहब? जहान ने इनको पहलू में बैठते हुए पूछा। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा तुम बताओ, कैसा रहा कराची का टूर? बहुत अच्छा भाई साहब, काफ़ी दिन लग गए, लेकिन जो मीटिंग्स थी बहुत अच्छी रहीं। फिर वापसी पे लाहौर साद के पास भी 3-4 रोज़ रुका, इसे भी कुछ डिस्कस करना था। सो अब ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर है। साद बहुत जल्द न्यू फर्म खोल रहा है, जहान ने तफसील से बताया। माशाल्लाह, बहुत मेहनत कर रहे हो तुम और साद। अल्लाह पाक तुम लोगों को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। भाई साहब, बेशक हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस कारोबार की बुनियाद तो आप ही ने रखी है। मेहनत और तरक्की करते हुए आपने अपना आप मनवाया। आज भी लोग हमें कम और शाहनवाज रज़ा मीर को ज़्यादा जानते हैं। ये सब आप ही की मरून मेहनत है। जहान ने इनके हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा तो वह हंस दिए। नहीं, ये अल्लाह पाक का करम है हम सब पे, जिसकी इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, जो हमारे गुनाहों को छुपाए हमें इज्जत दिए हुए है। बेशक, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने भाई साहब। ऐसा न आया था घर? हाँ आया था 1-2 दिनों के लिए। काफ़ी कमज़ोर लगा मुझे, बुखार भी था इसे। हाँ जी, मेहनत भी तो बहुत कर रहा है ना, लास्ट सेमेस्टर है इसका। और हमारी गुड़िया क्या कर रही है? माँ जी, भाभी और सिद्दीका लान में बैठी धूप सेक रही थीं, जबकि इनकी लाडी सबके लिए पकोड़े बना रही थी। हाँ, मिशी और किचन खूब। भाई साहब। साथ बता रहा था आपकी तबीयत खराब हो गई थी। हाँ यार, उम्र के साथ साथ तबीयत में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। बस हल्का सा फीवर था। और वो डिप्रेशन, जहनी और कल्बी बेसुकूनी, जहान ने इनकी बात काटते हुए कहा। उफ यार, मुझे क्या डिप्रेशन हो सकता है? वही तो बताएं कि क्या डिप्रेशन है आपको। आप खुद नेक और अच्छे इंसान, आपकी बीवी बच्चे नेक और फर्माबरदार, दौलत शोहरत हर चीज़। किसी किस्मत वाले के पास ही सब कुछ परफेक्ट होता है, तो फिर? मुझे कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं है। डॉक्टर्स का दिमागी खलल है, झूठ बोलते हैं वो। पता है नहीं और डॉक्टर बने बैठे हैं। मेरे पास सब कुछ है, क्या डिप्रेशन होना है मुझे? वो जल्दी से जहान की बात काटते, बुक्स रैक्स के सामने खड़े होते, किताबों की तरतीब ठीक करते हुए बोले। इसका मतलब आप कुछ नहीं बताएंगे? काफी देर बाद जहान ने इनके पास जाकर पूछा। क्या बताऊं? जब कुछ है ही नहीं तो क्या बताऊं? वो अपनी बात पर जोर देते हुए बोले।
बड़े अबू बाबा आ जाए, मैं लान में चाय वगैरह रख चुकी हूँ, बस आप ही का वेट है। जहान कुछ बोलने ही वाला था कि रमशा आ गई। क्या हुआ, आप लोग बिजी हैं तो मैं यहीं दे जाती हूँ। रमशा इन्हें हवन्नक बने खड़ा देखकर बोली। नहीं गुड़िया, हम बिल्कुल बिजी नहीं हैं, चलो आ जाओ जहान, तुम भी। शाहनवाज रमशा को बाहों के घेरे में लिए बाहर निकल गए। ठीक कहता है साद, कुछ तो है जो भाई साहब छुपा रहे हैं, पर है क्या? जहान सोचते हुए लान में आ गए, जहां मेज पर चाय और पकौड़ों के साथ दीगर लवाजमात भी थे। वाह वाह, मेरी गुड़िया ने बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बनाए हैं, मज़ा आ गया। खाने के बाद शाहनवाज साहब ने रमशा की तारीफ की तो जहां एक तरफ सभी हंसे, वहीं रमशा इतरा कर दादू की तरफ देखते हुए बोली। बड़े अब्बू, मैं तो हर चीज़ ही बहुत टेस्टी बनाती हूँ, बस कुछ बुड्ढों को पसंद नहीं आती। रमशा की बात पर सबका मुश्तरका कहकहा पड़ा। ओए चुप हो जाओ सारे। ए लड़की, बुढ़ी होगी तेरी माँ, चाची। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो मुझे बुढ़ी बुढ़ी कह रही है, हाँ? दादो ने एकदम गुस्सा होते हुए छड़ी इसके कंधे पे मारी तो वो बिलबिला उठी। उफ, जालिम लड़की, कितनी जोर से मारा है। रमशा का दादू को लड़की कहने पर दादो के साथ सभी हंस पड़े। अब मुझे वाकई यकीन है कि दादा बेचारे आपके जुल्म की वजह से ही जल्दी दुनिया से रुखसत फरमा गए। ठहरो जरा। इससे पहले कि दादो एक बार फिर अपनी छड़ी का वार दिखाती, रमशा ने इनका इरादा भांपते हुए दौड़ लगा दी। सभी हंसते हुए खुशखबरियों में मसरूफ हो गए। मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी बेटी होगी, मैं इसे छीन लूंगा तुमसे, छीन लूंगा। अबरू, जमान अहमद जो गहरी नींद में थे चीखते हुए उठे तो दूसरी जानब सोई सैयदा बानो भी उठ बैठी। क्या हुआ जमान, अब ठीक हैं? सैयदा बानो ने लाइट जलाते पानी का गिलास इन्हें दिया। हाँ ठीक हूं मैं, बस जरा बुरा ख्वाब था। अबरू कहाँ है? मेरा मतलब, बच्चे सो गए? उन्होंने हकलाते हुए पूछा। हाँ जी, कब के सोए हुए हैं, अब 4 हो गए हैं, कुछ ही घंटे हैं बाकी सुबह होने में। उन्होंने घड़ी पे निगाह डालते हुए जवाब दिया। जमान, कैसा ख्वाब था? कहते हैं इस वक्त देखा गया ख्वाब सच्चा होता है। मुझे डर है, अल्लाह ना करे। इससे पहले कि वो अपना डर जाहिर करती, जमान अहमद फौरन बोले। अल्लाह ना करे ऐसा हो, और परेशान ना हो, बस ख्वाब था। बंद आंखों में तो डरा सकता है, सामने नहीं आता खुली आंखों में। वो इनकी परेशानी दूर करने के लिए बोली, मगर इनके अपने अंदर ये ख्वाब अपने पंजे गाड़ चुका था। इन्हें बहुत जल्द कोई फैसला लेना था। सईदा, मैं एक बात सोच रहा हूँ। जमान अहमद सही फैसला लेते हुए बोले। क्या? हमें अबरू की शादी कर देनी चाहिए। सईदा बानो जो शायद इस ख्वाब के बारे में सोच रही थीं, चौंकते हुए बोली। शादी? यूं अचानक? अचानक कहाँ, अबरू पूरे 21 की हो गई है, शादी की उम्र है इसकी, फिर हया भी 19 की हुई पड़ी है। हाँ, आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन अबरू का अभी मास्टर्स का फर्स्ट ईयर है, वो नहीं मानेगी, और सबसे बढ़कर लड़का। अरे नेक बख्त, तुम क्यों परेशान होती हो? अबरू को बनाना मेरा काम है, और पढ़ाई, शादी के बाद पढ़ना कौन सा मना है? और लड़का, आमना बहन कई बार मुझसे अपने बेटे तैमूर के लिए अबरू का कह चुकी हैं, मैं टाल देता हूँ, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि हाँ कह दूँ। तैमूर देखा पाला बच्चा है, और सबसे बढ़कर आर्मी में है, अच्छी पोस्ट पे। हाँ जी, तैमूर अच्छा बच्चा है, इज्जत करने वाला है, जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन पहले अबरू से ज़रूर बात कर लीजिएगा। सैयदा बानो भी तैमूर की तारीफ करते हुए बोली। हाँ, अबरू से मैं कल ही बात करता हूँ, फिर आमना बहन को बताता हूँ। अच्छा, मैं नमाज पढ़ लूँ। सैयदा बेगम के जाने के बाद वो मस्जिद की तरफ चल दिए।